नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। 119 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया इस समय चल रही है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। करीब 3 करोड़ 26 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 2290 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आपको बता दें कि मुकाबला यहां त्रिकोणीय माना जा रहा है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई। सभी 119 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और सुबह 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 8.52 रहा है। तो आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 8.52% रहा है, यानी इसे एक धीमी शुरुआत कह सकते हैं। और ये देखिए, तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस बार का तेलंगाना का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। अब देखिए, कई सियासी दिग्गज, फिल्म अभिनेता मतदान करने के लिए पहुंचे, जिसमें आप देखें के कविता वोट डालने के लिए पहुंची। बीआरएस के नेता हैं जी किशन रेड्डी को आप देख सकते हैं, बीजेपी से हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अब देखिए, ये तस्वीर की उम्मीद कोई नहीं करता। बीआरएस और कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मतदान केंद्रों के बाहर की ये तस्वीर है। आप देखिए, बीआरएस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। वजह क्या रही है, ये जैसे जैसे अपडेट आएगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है उसमें ये तस्वीरें कहीं से भी सही नहीं ठहराई जा सकती। आज मतदान का दिन है, आज मतदाता का दिन है। मतदान की प्रक्रिया सही तरीके से चले, सुचारू रूप से चले, ये प्रयास हर किसी का होना चाहिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखें कांग्रेसी कार्यकर्ता और बीआरएस के जो कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ गए। तेलंगाना में आज सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह से जारी है और ये तस्वीर जो है वो मतदान केंद्र के बाहर की है, जहां पर आप देखें प्रशासन ने मोर्चा तो संभाला हुआ है, लेकिन कार्यकर्ता हैं कि मानने को तैयार नहीं और बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो देखिए, तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। मतदान कर उंगली में लगी वो नीली स्याही के निशान, ये देखिए जूनियर एनटीआर को आप देख सकते हैं।
कतार में खड़े नजर आए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और देखिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदान करने के बाद दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। Well, United Nations recognized the development model of Telangana. Oxford University recognized the development model of Telangana. If Rahul Gandhi does not understand the reports of United Nations and Oxford, it is up to him and his party's team to understand and tell him that this is recognized and acknowledged worldwide. Just to make a political allegation, Rahul Gandhi ji should not do it. He should stop conning and lying to the people of this nation, because everywhere he went and made tall promises, he failed those states miserably, starting from Rajasthan to Karnataka to Madhya Pradesh. So the people of Telangana will not believe him. Very confident we are going to hit a century. I'll see you back on the 3rd. सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसको ठोक कर करो, इसको ठोकर मारो, पैसे को लिख कर को। आपका मन में क्या चाहिए, आपको मन क्या चाहते हैं, व्यक्ति कैसा है, पार्टी कैसा है। तो देखिए प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं, हम वो भी आपको सुनवाते रहेंगे। और सुबह से न्यूज इंडिया आपको तेलंगाना में जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है उसके पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। रत्नेश जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, रुद्र जी हमारे साथ हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रुद्र भाई बहुत स्वागत है आपका भी, रत्नेश जी आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत में वोटिंग परसेंटेज से करना चाहूंगा। रुद्र जी आप ही से शुरुआत करूंगा कि वोटिंग परसेंटेज जो रहा है लगभग 2-2.5 घंटे का, सुस्त मतदान? नहीं, अभिषेक जी इसको सुस्त नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चीज़ों को व्यवस्थित होने में टाइम लगता है, प्लस सुबह के टाइम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, ठंड का मौसम है, और ये चीज़ें धीरे धीरे जो जब इलेक्शन स्मूथली होने लगेगा तो जो वोटिंग का रफ्तार है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अभी जैसे शुरुआत के आधे घंटे में वो मशीन वगैरह की जो सेटिंग वगैरह में इस समय टाइम लगता है, तो मतलब टाइम जो पर वोट का होता है बड़ा स्लो होता है। लेकिन आप जैसे जैसे देखेंगे टाइम बढ़ता जाएगा, ये वोटिंग परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि तेलंगाना और ये सारे जितने राज्य आते हैं यहाँ के लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं चुनाव को लेकर के बाकी राज्यों के मुकाबले। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अच्छी खासी वोटिंग होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रत्नेश जी वोटिंग परसेंटेज को देखकर कुछ कहेंगे? देखिए, मैं रुद्र प्रताप जी की बात से सहमत हूँ कि अभी लोग बाहर निकलेंगे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब तेलंगाना के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलें, वोट करें। ये आपके भविष्य के लिए किया गया वोट होगा, ये आपके बेहतर तेलंगाना के लिए किया गया वोट होगा। अपने भविष्य को सुरक्षित करिए, अपने तेलंगाना को सुरक्षित करने के लिए बाहर निकलिए। ठीक है, अब अगर पॉलिटिकल तरीके से देखें तो कुछ तस्वीरें जो आई वो भी कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती, उसको सही नहीं कहा जा सकता। झड़प के लिए आज कोई जगह है? कांग्रेसी कार्यकर्ता बीआरएस के कार्यकर्ताओं से भिड़ रहे हैं। देखिए, अगर इस प्रकार की कोई भी झड़प हुई है तो कांग्रेस पार्टी, अब मैं अपने कार्यकर्ताओं के पार्टी के बिहाफ पे उनसे अपील करता हूं कि आप स्वस्थ लोकतंत्र का सम्मान करिए, और इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है या अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो जो वहाँ का प्रशासन है, जो वहाँ का इलेक्शन ऑब्जर्वर है, जो वहाँ का निर्वाचन अधिकारी है, उससे सहायता लीजिए और उस निर्वाचन आयोग के संज्ञान में मामला लाइए। आपको किसी भी झड़प में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है, आपको टारगेट करने की कोशिश करता है, तो भाई आत्मरक्षा का अधिकार सभी को हमारा संविधान देता है, हमारे यहाँ की विधि देती है। अगर आगे कोई मारपीट करेगा तो देखिए, मारपीट करेगा तो मारपीट से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बचना है, और बीआरएस और बीजेपी की तो स्थिति मारपीट वाली रही है। हमें मारपीट ना करने की हमारी नीति हमें उनसे अलग करती है, और बीआरएस और बीजेपी तो भैया मारकाट और एक दूसरे को लड़ाकर ही तो सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। और ये बीआरएस के कार्यकर्ता अगर इस प्रकार की झड़प करते हैं तो मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप तेलंगाना की जनता को बताइए कि अगर ये सरकार में है, इनकी इस प्रकार की नीति है, ये इस प्रकार की मारपीट कर रहे हैं, तो आगे इनका अस्तित्व क्या होगा वो तो तेलंगाना की जनता डिसाइड कर देगी ना। वोटिंग चल रही है, वो बटन दबा के सत्ता से बाहर फेंकेगी उनके गुंडों को। हाँ तो वही कीजिए ना, फिर उलझने की जरूरत क्या है? मैंने तो कहा भाई उलझने की जरूरत क्या है, बाकी के लिए प्रशासन है। रुद्र भाई, अब अगर मैं समझूं तेलंगाना का चुनाव इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे कई पार्टियों के लिए दक्षिण के द्वार खोल रहा है, जिसमें दोनों ही है, चाहे वो कांग्रेस है
जहां दक्षिण में एक वक्त में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी, धीरे धीरे जनाधार कम होता गया कांग्रेस का, क्षेत्रीय पार्टियां वहां पे हावी होती गईं। बीजेपी दक्षिण में प्रयास कर रही है। क्या हम माने कि तेलंगाना का वो चुनाव इस बार का है जो इन दोनों पार्टियों के लिए दक्षिण के द्वार खोल रहा है? जी अभिषेक जी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण क्या है कि बीआरएस तो वहाँ पर है ही सरकार में। हाँ। अब दूसरी क्या है कि जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी में है। पूरे देश की अगर बात करी जाए उस बड़े प्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ जो लड़ाई अगर कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में बीजेपी दूसरे नंबर पे आ जाती है तो बड़ा मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इस बात से कोई नहीं नकार सकता कि बीजेपी सरकार बनाने नहीं जा रही है। सरकार बनाने की स्थिति में जो है वो बीआरएस है। कांग्रेस हो सकता है कि अपनी सीटों को बढ़ा करके थोड़ी मजबूती के साथ आए और वो 24 के लिए उसको थोड़ा सा बूस्ट मिले, लेकिन इसी भ्रम को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगी है बीजेपी कि वो किसी तरीके से उस पोजीशन में आ जाए जहां कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ जाए। और जैसे आपने देखा बहुत सारे राज्यों में बीजेपी ने ऐसा किया है कि उसने कांग्रेस को मुख्य विपक्षी की भूमिका से खुद विपक्षी पार्टी की भूमिका में आ गई है। सरकार बीजेपी बनाए न बनाए वो अलग फर्क है, उसको कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेलना होता है। उसी प्रयास में वहां तेलंगाना में लगी हुई है और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी ने इसको बहुत ही रोचक बना दिया। चुनाव परिणाम कुछ भी आए, लेकिन जब हम आज चुनाव की बात कर रहे हैं, आज चुनाव की वहां की स्थिति बात कर रहे हैं, तो ये चर्चा हमेशा से आ रही है कि बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है किसी भी तरीके से। अब वो चुनाव परिणाम में कितना कन्वर्ट होती है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत रोचक बना दिया है और कहीं न कहीं बीजेपी की इस चुनावी रोचकता के वजह से जो बीआरएस की जीत का भी अंतर था वो इतना बड़ा इस बार नहीं होने वाला है, वो अंतर घट करके कम हो जाएगा। और यहाँ दोनों पार्टी Constitution रुद्र भाई to strengthen our democracy and to ensure that whatever development you have seen in Hyderabad and Telangana, that continues. The communal amenity which has been maintained for last 9.5 years continues. Everyone has their own culture, their habits, that should be protected. And it is high time that the polling percentage increases in cities of Telangana, especially Hyderabad, and people should reward the political parties for the work they have done and to make them more accountable. I hope and I urge the people that please come out and vote. This is not a day for holiday or to go for a picnic. It takes only about 45 minutes from wherever you live to come out and vote, so that you send out a strong message. Sir, we saw that there were some fake survey videos, some deep fake videos that were being propagated, especially during these elections. So how do you think that this would impact the election? रुद्र भाई बोल रहे थे आप, लेकिन साथ में बोलिए। हमारे साथ एक और मेहमान अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रत्नेश भाई आ रहा हूँ आपके पास। रुद्र भाई आप बोल रहे थे, बोल लीजिए। लेकिन साथ ही असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा जब दिखता है तो तेलंगाना में इस बार उनकी पार्टी की भूमिका कहाँ नजर आ रही है आपको? देखिए, पहले उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी तेलंगाना चुनाव में, और लेकिन जब से आपने देखा होगा कि इस चुनाव में बीजेपी ने उनको रिप्लेस कर दिया है। अब जो भी बातें हो रही हैं वो बातें हो रही हैं बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी की, उनकी बातें नहीं हो रही हैं। अब उनकी बातें सिर्फ एक नेता के तौर पे हो रही है, न कि उनकी एक मजबूत स्थिति पहले होती थी कि उनका बहुत सारे सीटों पर होता था। यही चीज़ मैं जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीजेपी की चुनावी रणनीति है वो यही होती है कि वो किसी प्रदेश में जब जाती है, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से है कि हम रातों रात सरकार बना लेगी, लेकिन वो उपस्थिति दर्ज कराती है और सबसे पहले वो मुख्य विपक्षी की भूमिका में आने की कोशिश करती है और आने वाले समय में फिर वो सरकार में आ जाती है। उसकी ये रणनीति बहुत बेहतर है। आप देख रहे हैं जैसे चुनाव दर चुनाव बीजेपी वहाँ पे मजबूत होती जा रही है। वो लोकसभा में 4 सीट जीत लेती है, बहुत बड़ी बात होती है। और अभी के डेट में अगर आप देखेंगे कि अगर उसने विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन किया तो उसका जो सबसे ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा वो लोकसभा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो अपनी सीटों को ज़्यादा बढ़ा लेगा। ये जो पैटर्न है वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस मिस कर जाती है। कांग्रेस उन जगहों पर गलतियाँ करती है जहाँ वो खुद से पहले से मजबूत है। वो एक जगह बनाती है और उस जगह में दूसरी पार्टी फिट हो जाती है।
अब आपका उसको दो उदाहरण मैं देता हूं कि एक आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, एक मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए कि कांग्रेस को रिप्लेस करके दूसरी पार्टी आ जाती है वहां पर। ये जो गलती है वो, और ऐसे बहुत सारे आप प्रदेश देखेंगे कि जहां पर वो छोटी सी गलती करती है और उस गैप को भरने के लिए कोई तीसरी पार्टी आ जाती है। वही स्थिति अगर बीजेपी ने वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी को अपने स्थापित कर लिया तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगले चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और बीआरएस के बीच में होने वाला है। कांग्रेस को उसको वहां से साइड कर दिया। एक रिप्लाई रत्नेश भाई करना चाह रहे हैं। रत्नेश भाई जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर मैं अश्विनी जी के पास जाऊं। बार बार रुद्र प्रताप भाई कह रहे हैं कि बीजेपी चुनावी रोचकता लाती है। अब एक चीज बताइए, बीजेपी का सीएम फेस पता नहीं, बीजेपी का पार्टी लीडर पता नहीं। अरे भैया, मुझे तो बड़ी हंसी आती है सोच के, लोकसभा का चुनाव मोदी के नाम पे वोट दे दो, विधानसभा का चुनाव मोदी के नाम पे वोट दे दो, नगर निगम का चुनाव मोदी के नाम पे वोट दे दो, नगर पालिका का चुनाव मोदी के नाम पे वोट दे दो। मुझे तो ये चिंता हो रही है किसी दिन प्रधानी के चुनाव में भी भाजपा के लोग मोदी के नाम पे वोट दे दो। रत्नेश भाई, हिमाचल में आपका सीएम फेस कौन था? हमारे भाई वहां की जनता ने चुना, तो बस और हमारे नहीं तो सीएम फेस का नहीं, पार्टी लीडर कौन है भाई? अरे तो वही मैं पार्टी का नेता कौन है? हिमाचल में कौन था? मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हमारे यहाँ हिमाचल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ पे। अच्छा, वो सीएम फेस थे? नेता थी वो सीएम फेस थे? प्रतिभा सिंह जी, फिर वही बात। देखिए मैं सीएम फेस की प्रतिभा बात कर रहा सिंह जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा। हूं। फिर सीएम क्यों बनाया नहीं वो तो सीएलपी की बैठक हुई, उसमें उनको विधायक दल का नेता चुना गया, उनको सीएम बनाया गया। इनके पास किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है? तो वो तो कह रहे हैं कि मैं कमल के फूल पे लड़ रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं। ठीक है, तेलंगाना में ठीक है, आता हूँ रुद्र भाई, अश्विनी जी को मैं चर्चा में जोड़ रहा हूँ। टी राजा के पास, जिसको 2 साल पहले सस्पेंड कर देते हैं, फिर चुनावी मजबूरी आ जाती है, उसको बहाल करके टिकट देते हैं। मतलब बीजेपी में है आप अगर चुनाव जीतने में सक्षम है तो आप किसी को भी गाली दीजिए, चुनाव जब तक नहीं होगा आपको सस्पेंड रखा जाएगा। जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आपको टिकट देकर कैंडिडेट। ठीक है, अश्विनी जी रिप्लाई कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। जी अभिषेक जी, देखिए रत्नेश भाई अच्छे प्रवक्ता है, मगर समस्या क्या है कि ऐसे नेता के दल के हैं कि कुछ असर आ जाता है राहुल जी का इन लोगों के अंदर। किस तरीके से आप करें तो लीला, हम करें तो रास लीला। हिमाचल में आपने पूछ लिया तो वहां सीएलपी चुनती है और वहां पर हमारा फेस नहीं है। अरे भाई, हमारे 3 सांसद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं संजय कुमार बांदी जी ने, जिनकी यात्रा ने कांग्रेस को जो है आज कहां से कहां पहुंचा दिया। स्थितियां देखिए, आज हम 7% 18 में थे रत्नेश भाई वहां, और ये 19 का चुनाव आते आते हम 13% बढ़ गए। आप समझिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ वहां बढ़ रहा है। आप अपने आकलन कीजिए वहां का। हम 13% वहां 19 में ही बढ़ चुके हैं, अब और बढ़ने की उसमें 48 सीटें हमने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीती हैं। आप कहाँ जीते, कितनी जीते? आप लोग तो किस तरीके से जो है दोहरा चरित्र दिखाते हैं कि बंगाल में 44 से 0 हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम बहुत बड़ी विक्ट्री कर लिए, और हम 3 से 77 हो जाते हैं तो कहते हैं भाजपा हार गई। तो कांग्रेस को लेकिन अश्विनी जी, इसमें एक आरोप बीजेपी पे ये भी लग रहा है, कि तेलंगाना में बीजेपी जो है वो थोड़ा सा बचा करके ही इलेक्शन कैंपेन करते रही, सरकार के खिलाफ जाने से बचती रही। बीआरएस अभिषेक जी देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी, अभी रुद्र भाई थोड़ा सा कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी चाहे वो किसी चीज का इलेक्शन हो, बड़ी गंभीरता से हम लोग लड़ते हैं, और वहां पर उस चीज को हम मान कर लड़ते हैं कि हाँ चुनाव हो रहा है। हम हवाई में नहीं जाते हैं कि कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। रत्नेश जी पूछ रहे थे न नेता है न कोई है। अरे भाई, नेता तो हमारा है, आपके पास वो चेहरे नहीं है। नहीं, आप देखिए, मेरा सवाल अश्विनी जी कुछ और था। मैं ये कह रहा हूं कि बीआरएस के नेता भी बीजेपी पे डायरेक्ट अटैक करने से बचते रहे। अभी के कविता को हमने सुना, वो कांग्रेस को लेकर के अटैक कर रही है, कांग्रेस पे, बीजेपी पे अटैक करने से बच रही है। बीजेपी के नेता भी बीआरएस के नेताओं पे, खास करके केसीआर पे डायरेक्ट अटैक करने से बच रहे हैं। हमने उनकी हर नीतियों का विरोध किया है, जो गलत नीतियां उनकी हैं उसका विरोध किया है हमने। अब हर बात का विरोध करना तो कांग्रेस को आता है, लेकिन जो नीतियां उनकी गलत थी, प्रदेशवासियों के लिए जो जन कल्याणकारी नीतियां नहीं थी, उनका हमने विरोध किया, और जो हम लागू करेंगे उसका हमने प्रचार किया।
और वही लेकर हम जनता के सामने गए हैं। अब अभिषेक इसलिए भाई जनता ने वहां पर आज चुनाव की परिस्थितियां अभिषेक जी बदल दी हैं। आज की बात हम ये करने, भारतीय जनता पार्टी को कोई गिनता नहीं था, लेकिन आज लोग बढ़िया बढ़िया चुनावी विश्लेषक, चुनावी पंडित लोग कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बेहतर स्थिति में आ गई है। और मुझे तो लगता है कि लगभग हम 30-35 सीट पर जो है बड़े निर्णायक साबित होंगे हम लोग। ठीक है, तस्वीरें आ रही हैं इस समय। देखिए, मतदान केंद्र से के लक्ष्मण जो कि बीजेपी के नेता हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और अपनी बारी का इस समय इंतजार कर रहे हैं। रत्नेश भाई रिप्लाई करना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में रिप्लाई कीजिए, फिर रुद्र भाई आपके पास आता हूं। देखिए अभिषेक जी, एक बहुत बड़ी बात है कि मैं अब सुबह 8 बजे से बैठा हूं, लेकिन एक बार भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं आया कि बीजेपी का भी यहाँ पर क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव है और कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन तो मैं कर ही रहा। मुझे ना तो बोलने का मौका दिया गया कि हमारी योजना, हम जनता के बीच किन मुद्दों के, और भाजपा के प्रवक्ता, पिछले प्रवक्ता ने तो बताया ही नहीं कि क्या उनकी नीतियां हैं। जैसे देखिए, हमें वोट कौन करेगा? तेलंगाना के लोग करेंगे, तेलंगाना का मजदूर करेगा, तेलंगाना का किसान करेगा, तेलंगाना का मध्यम वर्ग करेगा, तेलंगाना का युवा करेगा, तेलंगाना की महिलाएं करेंगी। हम अपने मैनिफेस्टो में या हमारी नीतियां क्या है जो हम उनके बीच जाएं, किस चीज़ के लिए जाएं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतना बता दें कि उनके मैनिफेस्टो में किस वर्ग के लिए क्या रखा गया। आप तो पत्रकार हैं अभिषेक भाई, ऐसा भगवान न करे कि ऐसा हो, किसी के साथ ना हो, लेकिन हमारी तेलंगाना में हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने उसमें ये कहा है कि अगर कोई भी पत्रकार है जो तेलंगाना में रजिस्टर्ड है या उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो हमारी सरकार बनने पर हम उसके परिवार को 5 लाख तक की सहायता राशि देंगे। ठीक है, अब ये हमने पत्रकारों के लिए किया। और दूसरी बात, हमने इंदिरम्मा उपहार योजना की बात की है। उसमें हम, अगर हमारी कोई हिंदू बहन है, उसकी शादी हो रही है, तो उसके परिवार को सरकार के तरफ से 1 लाख रुपए और 10 ग्राम सोना दिया जाएगा ताकि उस बच्ची का विवाह कायदे से हो सके। तीसरी बात, हर एक प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो बहनें हैं, उनको हम 18,000 रुपये वेतन बढ़ाकर करेंगे उनका, और उनको ईपीएफ के तहत लेके आएंगे। दूसरी बात, विकलांगों के लिए जो मासिक पेंशन है उसे बढ़ाकर हम 6,000 रुपये हर महीना करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक जिले में एक आवासीय खेल विद्यालय खोलेंगे, सभी जिला मुख्यालयों पर वृद्धाश्रम खोलेंगे। तो हम एक पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में हम जो जनता के मुद्दे हैं उनके साथ जा रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। और तेलंगाना की जनता पढ़ी लिखी है, वो जानती है, बिल्कुल पढ़ी लिखी है, और वो बिल्कुल मुद्दों पे बात कौन कर रहा है तेलंगाना की जनता से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।